सॉल्व कर सकते हैं एनालिटिकली या अलजेब्राइक मेथड से। बाकियों को हम सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल टेक्निक से, यानी अप्रोक्सीमेशन मेथड से। हम एक सॉल्यूशन अज्यूम करते हैं, एजुकेटेड गेस उसको हम कहते हैं, एक इनिशियल गेस लेते हैं और उसको हम इस इक्वेशन के अंदर इंसर्ट करते हैं और फिर हम आइटरेटिव प्रोसेस करते हैं, यानी कि एक सॉल्यूशन, फिर उसके बाद नेक्स्ट सॉल्यूशन, फिर नेक्स्ट सॉल्यूशन, फिर नेक्स्ट सॉल्यूशन। अल्टीमेटली जब मुख्तलिफ सॉल्यूशंस के दरमियान जो डिफरेंस है वो कम रह जाता है, बहुत मिनिमल डिस्टेंस रह जाता है और एक स्टैगमेंट आ जाता है आपके पास, तो उस सूरत में फिर आप उस सॉल्यूशन को रियल सॉल्यूशन मान लेते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए भी मुख्तलिफ अप्रोक्सीमेशन मेथड है, क्योंकि सिस्टम जो है वो आइडियल कंडीशन के अंदर या आइडियल फॉर्म के अंदर नहीं रहता। दूसरा इसका पहलू ये है कि दूसरी कॉम्प्लेक्सिटी है माइक्रोस्कोपिक सिस्टम के अंदर। एक तो मैंने ये आपको इंटरेक्शंस के हवाले से बताया कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन है या न्यूक्लियर इंटरेक्शन है या एक्सचेंज कोरिलेशन इंटरेक्शंस हैं, इस तरह के एक आप कह लें कि नेट ऑफ इंटरेक्शंस है जिनको हमें कंसिडर करना पड़ता है, जो कि हमारे प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा देते हैं। एक चीज ये होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू पर्टर्बेशन का है। पर्टर्बेशन क्या है कि हमारे ये जो माइक्रोस्कोपिक सिस्टम्स हैं, दे आर वेरी सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स। Problem is that in the classical mechanics we often see that the systems are very rigid and they are not delicate। ठीक है, उनको कोई अगर छोटा मोटा इंटरेक्शन उनके साथ एक्सटर्नली होता भी है तो वो उन पर असर नहीं करता। बड़े बड़े सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, उनके पास अगर कोई वेव उनसे आके कोलाइड करती है, ठीक है, अपना मोमेंटम ट्रांसफर करती है, तो वो उस बड़े ऑब्जेक्ट के ऊपर इतना असर नहीं होता। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में सिस्टम जो है दे आर वेरी डेलिकेट। मतलब आप यूं कह लें कि अगर उन पर थोड़ा सा भी एक्सटर्नल कोई प्रेशर आए या एक्सटर्नल कोई एजेंट उनको आगे डिस्टर्ब करे तो सिस्टम अपनी स्टेट को डिस्टर्ब कर देता है। इसको हम कहते हैं पर्टर्बेशन। ठीक है ना, कोई भी एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है, अगर वो आकर सिस्टम को हल्का सा डिस्टर्ब करे तो सिस्टम अपनी एक्चुअल स्टेट के अंदर, आइडियल स्टेट के अंदर नहीं रहता, बल्कि वो एक डिस्टर्ब्ड या पर्टर्ब्ड स्टेट के अंदर चला जाता है। ठीक है, इस सूरत में फिर हमें थोड़ा सा वाइजली डील करना पड़ता है सिस्टम को, और पहले तो हमें उस पर्टर्बेशन की नेचर को समझना पड़ता है कि किस तरह की पर्टर्बेशन हुई है और उसने सिस्टम को किस तरह से, किस एंगल से डिस्टर्ब किया है। क्या सिस्टम की एनर्जी लेवल्स को डिस्टर्ब किया है, उसकी स्पिन्स को डिस्टर्ब किया है, सिस्टम की मैग्नेटिक मूवमेंट्स को डिस्टर्ब किया है, किन चीजों पर उस पर्टर्बेशन ने इफेक्ट किया है। ये हमें सिस्टम को डीपली स्टडी करके पता चलता है कि ये सिस्टम, ये फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारा जो एक्चुअल सिस्टम है वो आइडियल कंडीशन में नहीं रहा बल्कि पर्टर्ब्ड कंडीशन में रहा है। ठीक है, अब आप देखें कि सबसे बड़ा जो कॉज और सोर्स ऑफ पर्टर्बेशन है वो खुद सिस्टम जनरेटेड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। मसलन आप देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं ये चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो चार्ज पार्टिकल्स अगर स्टैटिक होंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे, और अगर वो डायनामिक होंगे यानी मूव कर रहे होंगे चार्ज पार्टिकल्स, देन दे विल फॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो अब ये जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है क्रिएटेड बाय लेट्स से चार्ज नंबर 1, इट विल इफेक्ट ऑल अदर चार्जेस प्रेजेंट इन द सिस्टम। अपने आप को तो वो सेल्फ इंटरेक्शन तो नहीं करते, लेकिन बाकी जितने भी चार्जेस मौजूद होंगे उनको, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जाहिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, चार्जेस को या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। और मैग्नेटिक फील्ड अगर जनरेट हो जाएगा तो वो क्या करेगा, वो चार्जेस को डेविएट करेगा अपने एक्चुअल पाथ से। तो ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स हैं ये भी सिस्टम को परटर्ब करते हैं। इस तरीके से वो एक्सटर्नल कोलिजन्स हो जाते हैं, मतलब ड्यूरिंग द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फॉर इंस्टेंस इन अ मेटल, दे मे कोलाइड ईच अदर एंड कैन पुश ईच अदर। तो उससे भी क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन अपनी एक्चुअल स्टेट में नहीं रहेंगे, डेफिनेटली दे विल बी परटर्ब्ड बाय दिस कोलिजन। इसी तरीके से अगर कोई एक्सटर्नल मैकेनिकल फोर्स सप्लाई होती है, कोई स्ट्रेस सप्लाई होती है, उससे भी सिस्टम की जो स्टेट्स हैं डिस्टर्ब हो सकती हैं।
तो इन शॉर्ट मैं आपको ये बताऊं कि the microscopic system faces many sources which perturb itself and change the of this system to slightly or largely different from the original or ideal state. ठीक है, उसमें नहीं रहेंगे जहां पर उनको होना चाहिए था, वो किसी और स्टेट में चले जाएंगे। जब पूरे मुकम्मल तौर पर दूसरी स्टेट में ना जाए तो एटलीस्ट वो हल्का सा परटर्ब हो जाएंगे, अपनी स्टेट से थोड़ी सी डिफरेंट स्टेट के अंदर चले जाएंगे। तो ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट है परटर्बेशन का, विच इज वेरी क्रूशियल एंड we have to address this issue because this is not occurring seldomly, but it is occurring very often in quantum systems. So we cannot ignore such perturbations. ये बिल्कुल नहीं कर सकते कि हम कहें कि ठीक है इसको हम इग्नोर कर दें और सिस्टम को आइडियल स्टेट में लें, क्योंकि अगर ये कभी कभी होता, मतलब कुछ सिस्टम्स में होता और मोस्टली सिस्टम ऐसा ना होता तो फिर तो शायद ये अप्रोक्सीमेशन हम लगा देते कि ठीक है परटर्बेशन को इग्नोर कर दें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये हर दूसरे सिस्टम के अंदर परटर्बेशन इन्वॉल्व हो जाती है, तो फिर हमें देखना होगा कि इन परटर्बेशन कैसे डील करना है और इन डिस्टर्बेंसेस के बावजूद सिस्टम की एनर्जी और वेव फंक्शंस को कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। और यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है आप पूछें, फिर मैं आगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है परटर्बेशन के हवाले से? आपको थोड़ा आइडिया हुआ है कि परटर्बेशन क्या है? यस सर, समझ आ गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब परटर्बेशन के लिए ना हमारे पास दो तरह के सिस्टम्स हो सकते हैं, एक टाइम इंडिपेंडेंट सिस्टम हो सकते हैं और दूसरा क्या हो सकते हैं, टाइम डिपेंडेंट सिस्टम्स। इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली टाइम इंडिपेंडेंट सिस्टम्स, या जैसे कि आपको टाइटल से अंदाजा हो रहा है कि अप्रोक्सीमेशन मेथड्स फॉर स्टेशनरी स्टेट्स, मींस द स्टेट्स whose probability is time independent। ठीक है, तो ऐसी स्टेट्स, अगर हम टाइम इंडिपेंडेंट स्टेट्स कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि ऐसी स्टेट्स जिनकी प्रोबेबिलिटी टाइम इंडिपेंडेंट है। ठीक, तो स्टेशनरी स्टेट्स के बारे में हम ये देखेंगे, इसलिए हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को यूज करेंगे। और इसके लिए तीन बुनियादी जो है वो मेथड हैं कि जो बहुत फेमस हैं परटर्बेशन के। उनमें से एक है परटर्बेशन थ्योरी, दूसरा हमारे पास है वेरिएशनल मेथड और तीसरा है WKB मेथड। ठीक है, परटर्बेशन थ्योरी एक, वेरिएशनल मेथड नंबर 2 एंड WKB वेंसल क्रैमर एंड ब्रिलियन मेथड। ठीक है ना, तो ये है WKB मेथड, ये तीन मेथड। इन तीनों को हम बारी बारी थोड़ा थोड़ा स्टडी करेंगे और देखेंगे कि इनके पीछे क्या है, इन मेथड्स में हम क्या चीज कंसिडर करते हैं और किस तरीके से ये चीजें जो है वो चलती हैं। परटर्बेशन थ्योरी सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, ये सारे जो है ना ओवरऑल अप्रोक्सीमेशन मेथड्स कहलाते हैं। परटर्बेशन थ्योरी, वेरिएशनल मेथड, WKB मेथड, ये सारे अप्रोक्सीमेशन मेथड इनको हम कहते हैं। यानी कि हम एक्चुअली अब एग्जैक्ट सॉल्यूशन अगर हमारे पास पॉसिबल ना हो तो अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इनमें परटर्बेशन थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये अक्सर यूज होता है इन एक्चुअल कैलकुलेशंस और माइक्रोस्कोपिक सिस्टम्स। तो उसमें ये इसलिए फेमस है कि ये स्लाइट डिस्टर्बेंसेस के लिए है, यानी कि जो हमारा परटर्ब्ड सिस्टम अगर हो, सिस्टम किसी वजह से परटर्ब हो और वो स्लाइटली परटर्ब्ड हो, कंप्लीटली परटर्ब ना हो, यानी एक स्टेट से अगली स्टेट में ना चला गया हो, बल्कि वो स्लाइटली परटर्ब्ड हो, हल्का सा उसमें परटर्बेशन आए, मतलब वीक इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो और वो सिस्टम को अपनी एक्चुअल सिचुएशन से स्लाइटली डिफरेंट सिचुएशन के अंदर लेकर चला जाए। ठीक है ना, तो वहां पर फिर हमें परटर्बेशन थ्योरी जो है वो काम देती है। इसकी एसेंस ये है कि इसके लिए हमें जो परटर्ब्ड सिस्टम है ना उसके वेरी क्लोज
आइडियल सिस्टम का हैमिल्टोनियन जरूरत होता है। फिर उसके अंदर हम एक फैक्टर ऐड करते हैं और वो फैक्टर परटर्बेशन को अकाउंट करता है, यानी जो डिस्टर्बेंस हुई है उसको वो अपने अंदर कैलकुलेट कर लेता है। ठीक है, तो इसके लिए एक जो बुनियादी जो कंडीशन वो ये है कि जो परटर्ब्ड सिस्टम है जिसको हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं उसके वेरी क्लोज एक आइडियल सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, उसके ये ऐसा ना हो कि आइडियल सिस्टम में और परटर्ब्ड में बहुत ज्यादा डिफरेंस अगर होगा तो फिर परटर्बेशन मेथड नहीं होगा, फिर हमारे पास और मेथड्स हैं उनके, यानी वेरिएशनल मेथड या WKB अप्रोक्सीमेशन, उनकी तरफ हम चले जाएंगे। ठीक है, ये डिजाइन परटर्बेशन थ्योरी इस तरह से की गई है कि हमारे पास एक एग्जैक्टली सॉल्वेबल आइडियल सिस्टम का हैमिल्टोनियन वेरी क्लोज होना चाहिए परटर्ब्ड सिस्टम के। ठीक है, यानी दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं द परटर्बेशन थ्योरी इज वैलिड ओनली फॉर स्लाइटली परटर्ब्ड सिस्टम्स। ठीक है ना, स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द आइडियल प्रॉब्लम, उनके लिए हम ये यानी परटर्बेशन शुड बी वेरी स्मॉल इन दिस केस। और ये होता है यानी कि वीक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जब जनरेट होते हैं तो वो किसी भी एटम को अपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर है तो वो 10.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर उसके लेवल को डिस्टर्ब कर देंगे, यानी इतनी स्मॉल परटर्बेशन। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट अबाउट दोस सिस्टम्स whose Hamiltonian cannot be reduced to an exactly solvable plus a small correction, यानी कि अगर इस तरह का सिस्टम ना हो कि जिसके लिए कोई आइडियल सिस्टम वेरी क्लोज ना हो, यानी कि हम सिस्टम को इस तरीके से ना कर सकें कि हम एक आइडियल हैमिल्टोनियन लिखें प्लस स्मॉल करेक्शन लिखें, इस तरह से अगर ना लिखा जा सके, ऐसा सिस्टम हो, कोई बहुत ही ज्यादा परटर्ब्ड सिस्टम हो, तो फिर क्या है, क्वेश्चन तो ये है। तो उसका आंसर ये है कि फिर हमें परटर्बेशन थ्योरी को हम यूज नहीं कर सकते, इट विल नॉट बी वैलिड, फिर हमें दूसरे मेथड्स की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बुनियादी जो है वो होता है इसका परटर्बेशन मेथड का। ठीक है, अभी मैं वेरिएशनल मेथड या उसकी तरफ नहीं जा रहा, वो बाद में देखते हैं। ये देखें जी, टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी, इसमें आप देखें कि हमारा जो एक्चुअल हैमिल्टोनियन होगा, जो हम जिस सिस्टम को कैलकुलेट करना चाहते हैं, हम फर्ज करते हैं कि उसके ऊपर स्मॉल परटर्बेशन है, तो हम उस एक्चुअल हैमिल्टोनियन को बेसिकली दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे, एक हम H0 और प्लस HB करेंगे, यानी उसके एक अनपर्टर्ब्ड सिस्टम का हैमिल्टोनियन होगा। ठीक, ये अनपर्टर्ब्ड सिस्टम कहाँ है, दिस इज वेरी क्लोज टू द परटर्ब्ड सिस्टम, मतलब अगर परटर्ब्ड सिस्टम फॉर इंस्टेंस 10.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर उसकी एनर्जी लेवल है, तो एक्चुअल जो सिस्टम होगा उस 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर होगा, यानी वेरी माइन्यूट डिफरेंस है एक्चुअल सिस्टम में और परटर्ब्ड सिस्टम में। अब वो परटर्बेशन जो है स्मॉल, वो कहां पर होगी, वो मैं इस फैक्टर के अंदर इंक्लूड करूंगा। इस ये जो फैक्टर है, दिस इज ऑब्टेन्ड बाय वेरी थॉरो एनालिसिस ऑफ द सिस्टम अंडर कंसिडरेशन। ठीक है, हम उसको मुख्तलिफ एंगल से देखेंगे, उसको पर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, मुख्तलिफ उस पर अप्लाई करेंगे थ्योरीज, और फिर देखेंगे कि इसके अंदर किस टाइप की परटर्बेशन इन्वॉल्व हुई है। ठीक है ना, सोर्स ऑफ परटर्बेशन देखेंगे। लेकिन जाहिर है कि परटर्बेशन, चूंकि हम अज्यूम कर चुके हैं कि परटर्बेशन थ्योरी में वेरी स्मॉल है, तो ये HP मस्ट बी वेरी स्मॉल कंपेयर टू H0। ठीक है, H0 इज द हैमिल्टोनियन ऑफ अनपर्टर्ब्ड सिस्टम दैट इज वेरी क्लोज टू द परटर्ब्ड सिस्टम। तो और HP जो है वो हमारे पास क्या कहलाता है, हैमिल्टोनियन ड्यू टू परटर्बेशन। ठीक है ना, इसको परटर्बेशन कह सकते हैं। अब इस HP को हम एक डायमेंशनलेस फैक्टर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, HP is equal to lambda into W, where lambda is very very less than 1, यानी कि बहुत स्मॉल परटर्बेशन है। लैम्डा जो है वो परटर्बेशन फैक्टर कहा जाता है, लैम्डा को डायमेंशनलेस पैरामीटर है। तो HP को हम लैम्डा into W की फॉर्म में, W आप कह सकते हैं कि ये एनर्जी ऑपरेटर है, जस्ट लाइक HP, लेकिन ये लैम्डा इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया ताकि हमें इस चीज का गेस कर सकें कि ये फैक्टर बहुत स्मॉल है, बिकॉज लैम्डा इज assumed पैरामीटर व्हिच इज वेरी वेरी लेस देन 1।
हम बेसिकली ये लैम्डा कैलकुलेट करेंगे और फिर हम HP की तरफ बढ़ेंगे। लैम्डा के अंदर मुख्तलिफ फैक्टर्स होंगे, फिजिकल फैक्टर्स के जो परटर्बेशन को अकाउंट कर रहे होंगे। तो अब एक्चुअली तो हमारे पास इक्वेशन जब जनरली हम लिखते हैं वो होती है इस तरह की इक्वेशन, यानी H साई इक्वल टू E साई। ठीक है, अब साई जो है हमारा कोई परटर्ब्ड सिस्टम है जो स्लाइटली परटर्ब्ड है एक्चुअल सिस्टम से, और उसका हैमिल्टोनियन H है, और जब हम उसको ऑपरेट करते हैं तो वी विल गेट द एनर्जी आइगन वैल्यू En एंड साई n। ठीक, तो ये हमारा एक जनरल श्रोडिंगर इक्वेशन है। ठीक है, लेकिन अब H जो है यहाँ पर दो हिस्सों में डिवाइड हो गया है। H जो है दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, एक H नॉट है यानी कि अनपर्टर्ब्ड system located very close to the perturbed system, and plus the Hamiltonian of the due to perturbation HP। तो इसलिए हम H को क्या लिख देंगे, H नॉट प्लस HP। तो यही काम आगे किया हुआ है यहाँ पर, H नॉट प्लस, अब इसे लैम्डा W HP है, आप इसको HP लिखते हैं, H नॉट प्लस HP इंटू साई n इक्वल टू En साई n, यानी ये सारा फैक्टर जो है वो H की जगह पर है, H दो हिस्सों में कन्वर्ट हो गए, H नॉट प्लस HP, या HP को लैम्डा W लिख देंगे तो फिर ये हो जाएगा H नॉट प्लस लैम्डा W इंटू साई n इक्वल टू En साई n। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया आइगन वैल्यू इक्वेशन फॉर अ सिस्टम। ठीक है, वेयर लैम्डा W is the actual source of perturbation। ये हमें बताएगा perturbation। अगर हम लैम्डा को 0 कर देते हैं फॉर इंस्टेंस तो क्या होगा, कैन anybody tell me what will happen when lambda is equal to 0? सिस्टम आइडियलाइज हो जाएगा। यस यस एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बताया आपने कि अगर लैम्डा 0 हो जाए इट मींस देयर इज नो परटर्बेशन इन द सिस्टम, सिस्टम इज इन द एक्चुअल स्टेट। ठीक, तो अगर लैम्डा इक्वल टू 0 कर देंगे ये हो जाएगा H नॉट साई इक्वल टू E साई, यानी H साई इक्वल टू E साई। दैट इज वेरी सिंपल, अब सिस्टम के अंदर कोई परटर्बेशन नहीं है। जबकि अभी अगर ये फैक्टर ऐड होगा और ये जाहिर है H नॉट से स्मॉल होगा, ये आपने याद रखना है, H नॉट बड़ा फैक्टर होगा, लैम्डा W स्मॉल फैक्टर होगा। तो ये स्मॉल परटर्बेशन को अकाउंट कर रहा होगा कि ये वाला जो हिस्सा है वो हमारी दैट इज अकाउंटेबल फॉर द सिस्टम्स परटर्बेशन। ठीक है, अब हमें देखना ये है कि ये सिस्टम परटर्बेशन हम कैसे निकालेंगे। अगर हमारे पास एक रियल सिस्टम हो तो ये लैम्डा W हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, या HP कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे सिस्टम के अंदर करेक्शन करेंगे। जी हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि हम अगले टॉपिक में अभी देखेंगे। ठीक है ना, तो यहां तक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लें। कुछ आपको डाउट है यहां तक किसी चीज में? नो सर। चलें फिर आप इस तरह का एक दफ़ा डिस्कनेक्ट करके फिर कनेक्ट कर लें, क्योंकि अभी टाइम ख़त्म होने वाला है ना। तो हम थोड़ा सा इसको आगे पढ़ते हैं, करेक्शंस देखते हैं, फिर हम इसको क्लोज करते हैं। परटर्बेशन को कैलकुलेट करेंगे तो ये हम यहाँ देखते हैं, नॉन डीजनरेट परटर्बेशन। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर लैम्डा 0 हो जाए तो इट मीन्स कि नो परटर्बेशन। ठीक है, सिस्टम के अंदर कोई परटर्बेशन नहीं है। तो अगर आप यहाँ पर लैम्डा 0 पुट कर दें तो ये हो जाएगा H नॉट साई n, यानी कि सिस्टम जो है, अब वो अगर हम यूं करें कि हम कहें कि जो अनपर्टर्ब्ड सिस्टम है उसका वेव फंक्शन फाई n है। ठीक है, उसको हम कोई सी नाम से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और साई n हम कहते हैं कि वो सिस्टम है जो परटर्ब्ड है, सपोज। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास H नॉट फाई n हो जाएगा इक्वल टू E n फाई n हो जाएगा व्हेन लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको हम जो En है यानी कि अनपर्टर्ब्ड एनर्जी को En नॉट से या En 0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये अनपर्टर्ब्ड सिस्टम का आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा H नॉट इंटू फाई n इक्वल टू En 0 यानी कि अनपर्टर्ब्ड एनर्जी इंटू फाई n अनपर्टर्ब्ड स्टेट।
ठीक है, ये एग्जैक्ट स्टेट्स हैं और इनके सॉल्यूशंस जो हैं वो एग्जैक्टली पॉसिबल हैं। ठीक है, फाई एन जो है हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये एग्जैक्ट स्टेट है, यानी कि जिसमें कोई अनपर्टर्ब्ड स्टेट है, देयर इज नो पर्टर्बेशन। ठीक है, और साई एन जो है वो हमारे पर्टर्ब्ड सिस्टम की स्टेट है। तो अब हम इन साई एन यानी पर्टर्ब्ड और अनपर्टर्ब्ड स्टेट्स के दरमियान रिलेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं कि अगर हमारे पास अनपर्टर्ब्ड स्टेट हमें दी गई हो, आइडियल स्टेट हमें मालूम हो, तो हम पर्टर्ब्ड स्टेट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कैसे उस स्टेट के अंदर वेरिएशन आएगी ड्यू टू दिस पर्टर्बेशन। ठीक है, तो उसका जो आइडिया है पर्टर्बेशन थ्योरी में वो ये है कि सबसे पहले हम जो एनर्जी है उसको इन टर्म्स ऑफ पावर सीरीज एक्सपेंड करते हैं, फिर हम वेव फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ पावर सीरीज एक्सपेंड करते हैं। तो एनर्जी को जब हम इन टर्म्स ऑफ पावर सीरीज एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा ई एन इक्वल टू ई एन नॉट प्लस लैम्डा ई एन वन प्लस लैम्डा स्क्वायर ई एन टू प्लस सो। ठीक है, इस तरीके से साई एन को अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा फाई एन प्लस लैम्डा साई एन वन प्लस लैम्डा स्क्वायर साई एन टू प्लस लैम्डा क्यूब साई एन थ्री, जस्ट लाइक ए नॉट एक्स पावर 0 प्लस ए वन एक्स पावर 1 प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स थ्री, जस्ट लाइक वी यूज ऑफन इन पावर सीरीज। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिमिलरली हमारा जो पहला पॉइंट है पर्टर्बेशन थ्योरी का, आप साथ साथ बेशक नोट भी करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज दैट यू मस्ट एक्सपैंड द एनर्जी एंड वेव फंक्शन इन टर्म ऑफ पावर सीरीज। ठीक हो गया, अगला क्या काम है? अगला काम मैं आपको बताता हूं कि अगला काम ये है कि अब हमारे पास हैमिल्टोनियन क्या है, वो है एच नॉट प्लस लैम्डा डब्ल्यू, और जो हमने एक्सपेंड किया है वेव फंक्शन उस पर हमने इसको ऑपरेट करना है। तो ये बेसिकली हैमिल्टोनियन है, यानी कि एच इज इक्वल टू एच नॉट प्लस लैम्डा डब्ल्यू, ये हमारा हैमिल्टोनियन है। ये वेव फंक्शन क्या है कि तो हमने पावर सीरीज की फॉर्म में साई को एक्सपेंड किया गया है। बेसिकली ये एच है कंप्लीट, ये साई है, तो ये हो जाएगा एच इंटू साई इक्वल टू ई इंटू साई। तो ई क्या है, अब ई को हम एक्सपेंड कर चुके हैं इन टर्म्स ऑफ पावर सीरीज, तो ये सारी की सारी आपके पास ई है। ठीक है, और ये दोबारा क्या है, वही साई है। तो बेसिकली ये एच साई ई साई है। बात समझ में आ गई? अच्छा, सिंपल हमारा तरीका वही है, मतलब सबसे पहला पॉइंट है कि हमने वेव फंक्शन और एनर्जी को एक्सपेंड करना है इन टर्म्स ऑफ पावर सीरीज। ठीक, दूसरा काम हमें क्या करना है कि हमने एच साई टू ई साई के अंदर एक्सपेंडेड वेव फंक्शन और एक्सपेंडेड एनर्जी की वैल्यूज इंसर्ट कर देनी है। अब इनके अंदर ये देखिए कि ये साई एन वन है या साई एन टू है या ई एन वन है, ये है क्या? मैं एक दफा थोड़ा सा आपको रिपीट कर देता हूँ, एक एक टर्म मैं रिपीट करूंगा ताकि आप लोगों के लिए मुश्किल पेश ना हो। एच नॉट क्या है? एच नॉट हमारे पास अनपर्टर्ब्ड सिस्टम का हैमिल्टोनियन है, हैमिल्टोनियन ऑफ अनपर्टर्ब्ड सिस्टम, आइडियल सिस्टम या एग्जैक्टली सॉल्वेबल सिस्टम, एच नॉट। ठीक है, लैम्डा इज द पर्टर्बेशन पैरामीटर। ठीक है, जो हमें काउंट करेगा हमारी amount of perturbation. It will represent, it will depict the amount of perturbation, how much system is perturbed. Value of lambda will depend on the magnitude of perturbation, you can say. W is the perturbation operator. Phi n is the exactly solvable state, unperturbed state. Okay, psi n1 is the first order correction in the wave function. ठीक है, अब perturbed सिस्टम का ये टोटल वेव फंक्शन जो होगा ना साई, ये perturbed सिस्टम का है। इस टोटल के अंदर जो पहली टर्म है वो unperturbed सिस्टम की है, यानी unperturbed सिस्टम प्लस जो उसके अंदर ड्यू टू perturbation टर्म्स ऐड हो रही हैं। अब अगर फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन करेंगे, ठीक है, तो वो हम ये टर्म ऐड करेंगे लैम्डा साई एन वन। अगर हम सेकेंड ऑर्डर करेक्शन भी करेंगे तो फिर लैम्डा स्क्वायर साई एन टू, फिर थर्ड टर्म। लेकिन देखें, अगर एक करेक्शन ऐड करेंगे ना तो वेव फंक्शन पहले से इंप्रूव हो जाएगा, यानी उसके अंदर पर्टर्बेशन की कुछ जो फैक्टर्स हैं वो शामिल हो जाएंगे। अगर दो टर्म्स को आप इंक्लूड करते हैं
तो और ज्यादा प्रिसाइज हो जाएगा वेव फंक्शन। अगर 3 टर्म्स को यानी थर्ड करेक्शन को इंक्लूड करते हैं तो वेव फंक्शन और एक्यूरेट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप इनफाइनाइट टर्म्स को ऐड करते हैं तो फिर बिल्कुल एग्जैक्टली वही वेव फंक्शन हमारे पास बन जाएगा। लेकिन अप्रोक्सीमेशन में ये होता है कि अप्रोक्सीमेशन में हमारी स्ट्रेटजी ये होती है कि हमारा जो वर्क है वो भी एक इतना बैलेंस्ड रहे कि वो बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए। हम अगर 100 करेक्शन इंक्लूड करेंगे तो इवन जो कंप्यूटर है उसके लिए भी हमें बहुत बड़ी स्पेस चाहिए। तो इसलिए हम ये देखते हैं कि एक्यूरेसी कहाँ तक अचीव हो जाती है। आमतौर पर फर्स्ट करेक्शन में ही एक्यूरेसी अचीव हो जाती है, क्योंकि देखें लैम्डा इज वेरी वेरी स्मॉल फैक्टर, ठीक, ये बड़ा फैक्टर नहीं है। अब इस छोटे फैक्टर का अगर स्क्वायर करेंगे तो वो और छोटा हो जाता है। अगर 0.01 का स्क्वायर करेंगे तो 0.001 हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई छोटा फैक्टर हो और उसका आप स्क्वायर करते हैं तो वो और छोटा फैक्टर हो जाता है। तो लैम्डा इज एज अ स्मॉल फैक्टर, वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट लैम्डा इज वेरी वेरी लेस देन 1, छोटा फैक्टर है, इसलिए लैम्डा स्क्वायर करेंगे और छोटा हो जाएगा। यानी कि ये जो टर्म होगी ना, ये टर्म और छोटी होगी। इस तरह लैम्डा क्यूब साइन 3 जो होगी वो और छोटी टर्म हो जाएगी, लैम्डा 4 साइन 4 और छोटी टर्म होगी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना, सबसे बड़ी टर्म ये होगी फाइन, फिर लैम्डा साइन इससे छोटी होगी, फिर लैम्डा स्क्वायर साइन 2 उससे भी पिछली की टर्म से भी छोटी होगी। एंड जैसे जैसे ऑनवर्ड आप मूव करेंगे तो ये टर्म्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो स्मॉल एंड स्मॉल होता चला जाएगा। तो अल्टीमेटली हम क्या करते हैं कि हम फर्स्ट या सेकंड ऑर्डर करेक्शन को मोस्टली लेते हैं और उसके बाद की जो करेक्शन है उनको हम कहते हैं कि इनका कंट्रीब्यूशन इज क्वाइट स्मॉल एंड वी कैन नेग्लेक्ट इट। बात समझ में आई है ना कि हम हायर ऑर्डर टर्म्स को क्यों निगलेक्ट करते हैं। एक तो ये है कि वो इतना इफेक्ट नहीं करती है एक्यूरेसी के ऊपर, दूसरा क्या है फिर हमारा कंप्यूटेशनल कॉस्ट बढ़ जाती है। कंप्यूटेशनल कॉस्ट का पता है आपको क्या होती है? ये कौन बताएगा? व्हाट डू यू मीन बाय कंप्यूटेशनल कॉस्ट? इसका मतलब ये है कि आपके पास एक बड़ा कंप्यूटर आपको चाहिए, एक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर चाहिए कि जिसके अंदर इतनी ज्यादा मेमोरी हो कि आप सारी करेक्शंस को स्टोर कर सकें, ठीक है ना। तो इसलिए कंप्यूटेशनल कॉस्ट का मतलब ये होगा कि आपके पास ज्यादा मेमोरी चाहिए सिस्टम की, ज्यादा रैम चाहिए सिस्टम की, बड़ा सिस्टम चाहिए, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर चाहिए। तो इस वजह से हम हायर ऑर्डर करेक्शंस को एक्सक्लूड कर देते हैं, निगलेक्ट कर दें, क्योंकि एक तो उनका एक्यूरेसी पर इतना खास इफेक्ट नहीं होता, दूसरा यह है कि हम जितनी ज्यादा करेक्शंस को इंक्लूड करेंगे, अलाउ करेंगे, तो उतना ज्यादा हमारे पास टाइम हमें लगेगा और इवन जो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर है वो भी इवन मंथ्स और ईयर्स लगा सकता है इन तमाम करेक्शंस को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक। दूसरी जो चीज है वो ये है कि अगर हम देखते हैं इस सिचुएशन को कि हम ज्यादा जो वैल्यूज हैं वेव फंक्शंस की वो इंक्लूड करते हैं, यस अच्छा। तो अब जो है मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो हायर ऑर्डर करेक्शन है उनको हम निगलेक्ट कर देते हैं। अगर हम मसलन जीरो ऑर्डर इन लैम्डा लेते हैं इस इक्वेशन के अंदर, यानी कि लैम्डा पावर फॉर इंस्टेंस हम कहते हैं कि हम जस्ट वो टर्म्स लेना चाहते हैं जिनके अंदर लैम्डा पावर जीरो है, यानी लैम्डा नहीं है, ठीक है। तो वो कौन सी टर्म होंगी? मतलब अब आप देखें इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, ये एच नॉट फाई एन, फिर ये एच नॉट लैम्डा इंटू साई एन वन, एच नॉट लैम्डा स्क्वायर इंटू साई एन टू एंड सो ऑन, मल्टीप्लाई करते जाएं। फिर लैम्डा डब्ल्यू इंटू फाई एन वन, लैम्डा स्क्वायर इंटू डब्ल्यू साई एन वन, लैम्डा क्यूब इंटू डब्ल्यू साई एन टू, इन सारी टर्म्स को आप मल्टीप्लाई करके एक्सपेंड कर दें इस इक्वेशन को, इसको भी इसी तरीके से एक्सपेंड कर दें। तो अब लैम्डा पावर जीरो वाली टर्म कौन सी होगी? आप अगर एच नॉट साई फाई एन, ठीक है, और इसके बाद आप देखेंगे एच नॉट लैम्डा साई एन वन, तो इसमें तो एक लैम्डा है, तो इसलिए ये लैम्डा जीरो वाली टर्म नहीं होगी।
सिर्फ एक ही टर्म होगी लेफ्ट साइड पर एच नॉट फाई एन, इसके अलावा बाकी जो मल्टीप्लीकेशन करेंगे कोई भी टर्म लैम्डा से फ्री नहीं होगी, ठीक है। तो अगर हम जीरो ऑर्डर लैम्डा लेना चाहेंगे तो सिर्फ टर्म अगर हम कंपेयर करें इधर ई एन जीरो मल्टीप्लाइड बाय दिस फाई एन, ये एक ही टर्म होगी लैम्डा के बगैर। बाकी अगर आप ई एन जीरो को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड से, फिर भी लैम्डा आ जाएगा। आप इसकी सेकंड टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वजह से लैम्डा आ जाएगा। तो लैम्डा फ्री टर्म सिर्फ पहली टर्म में होगी एच नॉट फाई एन एंड ई एन जीरो फाई एन। तो आप लेफ्ट साइड से एच नॉट फाई एन ले सकते हैं जीरो ऑर्डर इन लैम्डा में, और राइट साइड से आप ई एन जीरो इंटू फाई एन ले सकते हैं, ये जीरो ऑर्डर। ये है लैम्डा इज इक्वल टू जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग इस इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर जो सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो ये लैम्डा इज इक्वल टू जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग है, यानी जीरो ऑर्डर इन लैम्डा है, ठीक। ये हो गई बात। तो अब अगर हम फर्स्ट ऑर्डर इन लैम्डा देखना चाहते हैं तो इसका क्या मतलब होगा, यानी जिसमें लैम्डा पावर 1 हो, यानी वो टर्म्स जिनके अंदर लैम्डा पावर 1 होगा वो फर्स्ट ऑर्डर इन लैम्डा होंगे। जीरो ऑर्डर इन लैम्डा मींस कि वो टर्म्स जिनके अंदर लैम्डा पावर 0 हो। लैम्डा पावर 0 क्या होता है, इज इक्वल टू 1 होता है, यानी लैम्डा ना हो, ठीक है। जीरो ऑर्डर इन लैम्डा का मतलब है कि वो टर्म्स जिनके अंदर लैम्डा की वैल्यू एग्जिस्ट ना करती हो, और फर्स्ट ऑर्डर इन लैम्डा का मतलब है कि वो टर्म्स जिनके अंदर जो है वो लैम्डा पावर 1 एग्जिस्ट करता हो। अब अगर मैं इसमें से फर्स्ट ऑर्डर लैम्डा देखना चाहूँ तो एच नॉट फाई एन जो पहली टर्म है वो तो लैम्डा लेस है, तो वो टर्म तो फर्स्ट ऑर्डर में नहीं आएगी, वो जीरो ऑर्डर में आएगी। दूसरी टर्म में देखूं तो एच नॉट इंटू लैम्डा साई एन 1, ये टर्म आएगी या नहीं आएगी, जल्दी जल्दी बताएं, जल्दी से बताएं ना ताकि आगे नोट करें। आएगी आएगी, बिल्कुल सही कह रही है। एच नॉट लैम्डा साई एन 1 ये टर्म आएगी क्योंकि लैम्डा पावर 1 है। अच्छा, और अगर एच नॉट लैम्डा स्क्वायर साई एन 2 करेंगे तो ये नहीं आएगी क्योंकि इसमें लैम्डा स्क्वायर है, ठीक है। तो एक तो ये टर्म आ जाएगी एच नॉट साई एन 1 इंटू लैम्डा। दूसरी, अगर हम इसकी दूसरी टर्म को इसकी पहली टर्म से मल्टीप्लाई करें यानी लैम्डा डब्ल्यू इंटू फाई एन, तो ये भी तो फर्स्ट ऑर्डर इन लैम्डा है, तो ये भी आएगी। तो बेसिकली इस साइड से दो टर्म्स आएंगी, एच नॉट साई एन 1 इंटू लैम्डा एंड लैम्डा डब्ल्यू इंटू फाई एन 1, और इसमें से लैम्डा अगर हम कॉमन ले लें तो फिर हम इसको यूं ले सकते हैं एच नॉट साई एन 1 प्लस डब्ल्यू इंटू फाई एन, और इसमें हम लैम्डा बेशक आप कॉमन करके लिख लें, वो दूसरी साइड वाले लैम्डा से कैंसिल हो जाएगा बाद। इस तरफ से आप देखें तो जो फर्स्ट टर्म का फर्स्ट से मल्टीपल है वो लैम्डा लेस है, फर्स्ट टर्म का अगर सेकंड से मल्टीप्लाई करें तो उसके अंदर एक लैम्डा है, यानी ई एन 0 इंटू लैम्डा साई एन 1, इसको हम लिख सकते हैं। तो ये ई एन 0 साई एन 1 वाली टर्म लिखी गई है, साथ लैम्डा कॉमन है, उस तरफ से भी कॉमन था, इस तरफ से भी कॉमन। दूसरा लैम्डा ई एन 1 इंटू फाई एन, ये टर्म भी होगी इंक्लूड होगी क्योंकि इसके अंदर एक पावर ऑफ लैम्डा है। बाकी आप इसको आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर और क्यूब आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा ई एन 1 फाई एन। तो इसमें भी लैम्डा कॉमन था, इस साइड पर भी लैम्डा कॉमन था, वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात ये है कि ये दो इक्वेशंस निकालने में अगर मैं कॉम्प्लेक्सिटी में ना जाऊं, सिंपल सी बात ये है कि आप इन इक्वेशंस को को कंपेयर करेंगे, यानी लैम्डा पावर 0 वाली टर्म्स है उनकी लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन और राइट साइड इक्वेशन पे जितनी भी टर्म होंगी लैम्डा पावर 0 के कॉरस्पॉन्डिंग यानी नो लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग, उनको जब आप कंपेयर करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी। अगर लैम्डा पावर 1 को कंपेयर करेंगे इस साइड से लेकर और इस साइड से लेकर तो वो आपके पास ये बन जाएगी, ठीक। तो दो चीजें हो गई, एक तो हम सबसे पहले हमने वेव फंक्शन और एनर्जी को एक्सपेंड किया इन टर्म्स ऑफ पावर सीरीज, उसके बाद हमने श्रोडिंगर इक्वेशन ऑपरेट की ऑन द एक्सपेंडेड एनर्जी एंड वेव फंक्शन। फिर हमने तीसरा काम क्या किया, कंपैरिजंस किए, यानी कि लैम्डा पावर 0 के कंपैरिजन से एक इक्वेशन डेवलप की जिसको हमने जीरो ऑर्डर इन लैम्डा का, फिर लैम्डा पावर 1 के कंपैरिजन से ऑन द लेफ्ट एंड राइट साइड वहां से हमने फर्स्ट ऑर्डर इन लैम्डा की इक्वेशन ऑब्टेन की। सेकंड एंड हायर ऑर्डर्स को हम अभी छोड़ रहे हैं, हम जस्ट फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन देखना चाहते हैं, जस्ट आपको आइडिया देने के लिए कि ये करेक्शन कैसे होती है।
तो ये फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन के लिए हमने जस्ट इक्वेशन कंपेयर किया, अभी फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन हमने निकाली नहीं है। फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकालने का मतलब ये है कि हम साई एन 1 की वैल्यू निकालें और हम ई एन 1 की वैल्यू निकालें। ये ई एन 0 क्या है, ये है एग्जैक्ट एनर्जी, और ई एन 1 जो है वो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन है। इस तरह फाई एन जो है वो एग्जैक्ट वेव फंक्शन है और साई एन 1 जो है फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन वेव फंक्शन है। तो ये हम देखना चाहते हैं। अच्छा, तो देखें अब थोड़ा सा और करें। अच्छा, एक इक्वेशन और बात करें कि ये जो आपका फाई एन है ना जी, वो क्या है, एक आइडियल सिस्टम है। ठीक, आइडियल सिस्टम हो गया ना, यानी जो अनपर्टर्ब्ड है, जबकि साई एन जो है वो पर्टर्ब्ड सिस्टम है। लेकिन फाई एन और साई एन स्लाइटली डिफरेंट है, एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। तो अगर हम फाई एन और साई एन का इनर प्रोडक्ट लें तो ये अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल आएगा, क्योंकि वेरी क्लोज हैं ये एक दूसरे के। अगर फाई एन हो तो फिर क्या आता है, फाई एन तो 1 आता है इसलिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फाई एन और साई एन स्लाइटली डिफरेंट है, तो फिर ये क्या आएगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, यानी कि फाई एन साई एन इज अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली होना चाहिए वैसे, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, नियरली क्लोज टू 1। ठीक, तो आप जरा आप देखें कि अगर मैं इस फैक्ट को यूज करूं, इस फैक्ट को, और फर्ज करें कि मैं इक्वेशन, ये इक्वेशन को देखें आप, मसलन ये इक्वेशन है वेव फंक्शन की, इसकी तरफ फाई एन से मल्टीप्लाई कर दूं लेफ्ट साइड से, ठीक है, फाई एन इधर मल्टीप्लाई कर, इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा फाई एन इंटू फाई एन, ये लैम्डा तो स्केलर है, ये बाहर चला जाएगा, इस तरफ हो जाएगा फाई एन इंटू साई एन 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर इंटू फाई एन साई एन 2। तो अब ये जो फाई एन साई एन है लेफ्ट साइड पर, ये किसकी इक्वल है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 है, यही कहा है ना जी हाँ। और फाई एन इंटू फाई एन क्या है, ये भी 1 के इक्वल है। तो ये 1 और ये 1 क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी 1 और ये वाला 1 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस होगा ना, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बच जाएगा 0 इक्वल टू लैम्डा इंटू फाई साई एन 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर इंटू फाई साई एन 2। अब देखिए लैम्डा इंटू फाई साई एन 1 है प्लस लैम्डा स्क्वायर इंटू फाई साई एन 2 है प्लस लैम्डा क्यूब इंटू फाई साई एन 3 है एंड सो ऑन, और इस साइड पर 0 है। अब अगर लेफ्ट साइड पर इक्वेशन के 0 है तो राइट साइड पर भी तो 0 होना चाहिए, बैलेंस तो यही है ना इक्वेशन का। राइट साइड पे कब 0 होगा, जब हर टर्म इंडिविजुअली 0 होगी, यानी ये टर्म भी 0 होगी, ये भी 0 होगी, ये भी 0 होगी, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 मस्ट बी इक्वल टू 0। समझ में आई है बात, पता चले? यस सर। यानी लैम्डा इंटू फाई एन साई एन 1 0 है प्लस लैम्डा स्क्वायर फाई एन इंटू साई एन स्क्वायर 0 है प्लस सो ऑन। अब अगर इस साइड पर इक्वेशन के 0 है तो ये टर्म भी 0 होगी, ये भी 0 होगी, इससे नेक्स्ट टर्म भी 0 होगी, नेक्स्ट भी 0 होगी, सारी जीरोस ऐड होंगी तभी ये टोटल आंसर 0 आएगा। ठीक है ना? तो अब अगर ये वाली टर्म 0 है तो इसमें लैम्डा तो 0 हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर लैम्डा 0 हो जाए इसका मतलब परटर्बेशन ही नहीं है, और परटर्बेशन अगर नहीं है तो हम सॉल्व किस चीज को कर रहे हैं, परटर्बेशन तो है कर रहे हैं ना, इसलिए लैम्डा 0 ना हो अगर, तो ये अंदर वाली जो टर्म है ये क्या होगी, 0 होगी, यानी फाई एन साई एन 1 0 होगा, फाई एन साई एन 2 0 होगा एंड सो ऑन, फाई एन साई एन 3 0 होगा। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, फाई एन साई एन 1 0 है, फाई एन साई एन 2 0 है, इसी तरीके से सो ऑन, फाई एन साई एन 3 0 है एंड सो ऑन, ये सारे जो है इनर प्रोडक्ट 0 है। ये फैक्ट हम आगे जाकर यूज करेंगे। यहाँ तक पता चल गया आप लोगों को? जी सर। अच्छा, अब हम फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी निकालने लगे हैं, ये सारी चीजें अब हमने कर ली हैं।
फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन ऑफ एनर्जी निकालने के लिए ना, तो हमें ये जो एनर्जी को हमने किया था ना, ये देखें, ये जो एनर्जी की एक फर्स्ट ऑर्डर टर्म निकाली थी ये वाली 9.10, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर इन लैम्डा, जो कंपैरिजन यानी लैम्डा पर 1 के कंपैरिजन से जो इक्वेशन निकाली थी, इसमें से हम निकाल सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन यानी En1 की वैल्यू। वो कैसे निकाल सकते हैं? हम इस इक्वेशन को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर देते हैं फाई एन के साथ, ठीक है, फाई एन के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। तो इसके अगर हम लेफ्ट साइड से फाई एन से मल्टीप्लाई करें, इधर भी हम लेफ्ट साइड से फाई एन से मल्टीप्लाई करें, इधर भी हम, अब तो ये तो चूंकि स्केलर है तो इसके तो हम इस तरफ भी लिख सकते हैं फाई एन और प्लस En1 इंटू फाई एन, यानी कि इक्वेशन 9.10 को एक ब्रा फाई एन ब्रा से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो अगर हम करेंगे तो यहाँ पर ये जो है ना H0 अगर इस पर अप्लाई होगा साई N1 के ऊपर, ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं। चलिए इधर से ही मैं आपको बता दूंगा, ये देखेंगे ना तो H0 जो है अगर फर्ज करें ये इधर हम फाई एन मल्टीप्लाई करते हैं तो H0 अगर रिवर्स ऑर्डर में हम फाई एन पर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास En0 फाई एन एज इट इज आ जाएगा, और वो En0 आप पीछे लिख देंगे, यहाँ पे फाई एन साई N1 आ जाएगा, ठीक है। फाई एन साई N1 क्या है, अभी हमने प्रूव किया है कि वो 0 है, तो ये टर्म 0 हो जाएगी अगर हम लेफ्ट साइड से फाई एन मल्टीप्लाई करें। इस टर्म में क्या है, फाई एन इंटू डब्ल्यू फाई एन आ जाएगा। अब चूंकि डब्ल्यू का हमें नहीं पता तो इसलिए हम ऑपरेट नहीं करेंगे, हम इसको एज इट इज लिख देंगे, फाई एन डब्ल्यू फाई एन इक्वल टू, अब ये स्केलर है तो इसकी इस साइड पर हम लेकर जाएंगे फाई एन को, तो फाई एन साई एन 1 हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसी तरीके से En1 इंटू फाई एन क्या होता है 1 होता है, सिंपल। तो इस साइड पर हमारे पास जस्ट En1 रह जाएगा और इस साइड पर ये टर्म 0 हो जाएगी, इस साइड पर था फाई एन डब्ल्यू फाई एन, तो En1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ये देखें En1 की वैल्यू हमारे पास आ गई फाई एन डब्ल्यू इंटू फाई एन। सिंपल, ये कैसे हमें मिला, इक्वेशन नंबर 9.10 को हमने मल्टीप्लाई किया फाई एन ब्रा के साथ। समझ में आई बात? सबको पता चला है फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी का? सर ये जो हैमिल्टोनियन ऑपरेट किया फर्स्ट टर्म पे, इसको जरा दोबारा बता दें। फर्स्ट टर्म पर यानी Yes, नहीं, ये हैमिल्टोनियन नहीं किया, ये एक ब्रा को मल्टीप्लाई किया है, जो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन फर्स्ट ऑर्डर की हमने इक्वेशन निकाली थी ना, इन कंपैरिजन से लैम्डा पावर 1 को कंपेयर करके दोनों साइड से, ठीक है, वो हमने इक्वेशन निकाली हुई है ना 9.10, उसको लेफ्ट साइड से इस फाई एन ब्रा के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। ये देखें 9.10 देखें ना, ये देखें ये हमने निकाली थी लैम्डा पावर 1 को कंपेयर करके, याद है ना आपको, यानी इसमें से जो लैम्डा पावर 1 को कंपेयर करके निकाली थी। अब अगर फाई एन को हम इसके लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर दें, इधर से भी इससे भी कर दें, इससे भी कर, आप पेज पे करेंगे तो इजीली हो जाएगा। फाई एन को इधर से मल्टीप्लाई करें, फिर फाई एन को इसके साथ भी करें, इसके साथ भी करें और इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दें। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये H0 इस पर ऑपरेट होगा तो आपके पास हो जाएगा ये En0, यानी कि इसको आप रिवर्स ऑर्डर में ऑपरेट करेंगे। जस्ट 1 मिनट वेट कीजिएगा, तरफ से ऑपरेट करेंगे ना, ये H0 उस पर ऑपरेट होगी, En0 फाई एन हो जाएगा, तो वो En0 को बाहर निकाल देंगे, फाई एन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो फाई एन इंटू साई N1 हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी 0 है, हम आगे प्रूव कर चुके हैं, आपने अभी देखा है अगली इक्वेशन। इसमें क्या होगा, फाई एन लेफ्ट से मल्टीप्लाई होगा फाई एन इंटू डब्ल्यू फाई एन। अब इस डब्ल्यू को हम किसी पर ऑपरेट नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि डब्ल्यू फिल वक्त क्या है, ठीक है ना। इस साइड पर हम करेंगे ना तो ये En0 स्केलर है, इसको लेफ्ट में लिख देंगे और यहाँ पर साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा फाई एन साई N1, जो कि ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं 0 है, तो ये फैक्टर भी 0 हो जाएगा।
ये en1 स्केलर है, इसको लेफ्ट साइड पे लिख देंगे और इसके साथ ये phi n हो जाएगा। phi n 1 है, तो यहाँ पर इस साइड पर जस्ट en1 रह जाएगा ना। तो en1 अगर आपके पास इस साइड पर आप देखेंगे तो ये phi इस साइड पर है phi n w phi n और इस साइड पर en1 है, तो en1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी phi n w phi n। सही हो गया? ये आ गई आपके पास फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन की वैल्यू। तो अब आप देखें कि अगर हमने en निकालना है, ऑलरेडी इसको एक्सपेंड कर चुके हैं इन टर्म्स ऑफ पावर सीरीज की फॉर्म में हम इसको एक्सपेंड कर चुके हैं। हमने क्या लिखा है, en en0 प्लस लैम्डा en1। अगर हम जस्ट फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन की बात करें, हम हायर ऑर्डर की तरफ भी नहीं जा रहे हैं, तो अब हमने en1 क्योंकि कैलकुलेट कर लिया है तो हम इसके अंदर पुट कर देंगे, यानी en en0 प्लस लैम्डा en1 एंड en1 की जो वैल्यू है फ्रॉम द इक्वेशन 9.15 वो हम इंसर्ट कर देंगे। तो अब इसमें हमारे पास क्या था, en0 इंटू लैम्डा en1, तो लैम्डा इंटू दिस होल टर्म, ठीक है, लैम्डा इंटू phi w and phi n, so that lambda will be multiplied with this w and lambda into w is equal to hp। तो इस वजह से ये देखें कि यहाँ पर hp लिख दिया गया है। तो ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी है। अगर हमें hp फाइंड आउट कर लें हम बाय सम एक्सपेरिमेंट और बाय सम थ्योरेटिकल अप्रोच, तो हम फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन जो है वो निकाल सकते हैं। तो आपने बस यहाँ तक इसको पढ़ना है एक दफ़ा, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन तक। इससे ज़्यादा जो है वो हम अभी नहीं कर रहे, यानी कि सेकंड ऑर्डर करेक्शन या थर्ड ऑर्डर करेक्शन को छोड़ रहे हैं। जस्ट मैं ये आइडिया देना चाह रहा था कि आपको परटर्बेशन थ्योरी में थोड़ा सा पता हो। कल फिर हम इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे एक और पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरिएशनल अप्रोच और WKB अप्रोक्सीमेशन के हवाले से। यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है? मैंने 5-10 मिनट आप लोगों के ज़्यादा ले लिए आज, शायद क्लास भी है कुछ बच्चों की, जो जिनकी क्लास है तो वो चले जाएं बेशक, जो बाकी हैं तो वो मुझसे क्वेश्चन पूछ लें।